फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो और वेलकम टू एसिस बायोलॉजी। मैं वेद पाठक सर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा कि आपकी नजर इस सेशन से नहीं हटेगी। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। 2000 years सेल later. मेम्ब्रेन। हेलो फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सेल का गेट कीपर कौन है। आखिर कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो सेल के लिए गेट कीपर का काम करेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए इस सेशन से। और ये बेहद इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स के सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर चुके हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। सो ये चैप्टर आप इतने ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये एक बेस है जिससे आपका बायोलॉजी का बेस पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको आगे जाकर आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए बेहद बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो मिलकर पढ़ते हैं कौन है ये जो गेट कीपर का काम करेगा। आखिर ये गेट कीपर किन चीजों को सेल के अंदर भेजेगा और किन चीजों को सेल से बाहर निकालेगा, किसे बाहर ही रोक लेगा और किसे अंदर भेजेगा। सारी चीजों के लिए, सारी चीजें जानने के लिए आपको ये सेशन देखना है। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बायलेयर होता है। उस वक्त हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसे आज यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग बनाती है फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें तो पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रेगुलेशन है जो सेल के अंदर आने वाले कंपोनेंट्स या सेल से बाहर जाने वाले कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करेगी। सो ये रेगुलेशन किस तरह से होगा, आखिर क्या क्या मॉलिक्यूल्स है। कोई हमने अगर किधर तो पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई सब्सटेंस हो या कोई मटेरियल हो उन्हें बाहर ही रोक लेती है, उन्हें सेल के अंदर आने नहीं देती। तो उस वक्त सेल को कुछ एनर्जी का यूज करना पड़ता है और वो एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अंदर आने के लिए अलाउ कर देगा। तो ये आप डायग्राम जो यहां पर देख रहे हैं, ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर नजर आएगा जो किस कंपोजिशन से बना है। स्ट्रक्चर में आखिर क्या क्या अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग सेशन। जुड़े रहिए। मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन जो है, इंट्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा क्यों कहा जाता है, क्यों बोलते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा कह के क्यों इसे बुलाया जाता है? तो इसका एक रीजन है, प्लाज्मा यानी कि जिस जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या होता है? फ्लूइड मटेरियल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे ये फ्लूइड इन नेचर है। क्या है? फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइड मतलब जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करेंगे, वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, बट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही, उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले कंपोनेंट्स मूवमेंट करेंगे। इसी वजह से उसे फ्लूइड इन नेचर कहा गया है। क्यों बताया गया है, फ्लूइड क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सभी को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है तीन तरह के कंपोनेंट से। सबसे पहला कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड, दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन्स और तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। ये जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? तो दो साइंटिस्ट है जिनका नाम सिंगर और निकोलसन। ये साइंटिस्ट ने मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया और उसे नाम दे दिया, हाईलाइट करके एक नाम दे दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल को पढ़ते वक्त हमें वो स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? गेट कीपर बोलेंगे। गेट कीपर क्यों? क्योंकि आने वाले कंपोनेंट्स को अंदर अलाउ करेगा, अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर छोड़ देगा। ये गेट कीपर का ही तो काम है। गेट कीपर जो कि
बिल्डिंग के अंदर आने वाले लोगों को पहचानेगा। अगर वो बिल्डिंग से रिलेटेड है तो ही उन्हें अंदर भेजेगा। अगर कोई नॉन रिलेटेड पर्सन आना चाहे तो उसे सेल बिल्डिंग के अंदर के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इन भाई साहब को अंदर भेजना है या नहीं भेजना। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इसी तरह सिमिलर प्रोसेस हमारे सेल के अंदर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री लाइन बनाती है जो कि बाहर के एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को अंदर आने के लिए जो भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर छोड़ देती है। इसीलिए उसे गेट कीपर कहा जाता है। क्या इंटरेस्टिंग है देखो, मतलब नेचर इसे क्या कहा गया है, गेट कीपर कहा गया है। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे इज अ थिन होती है। क्यों थिन है, इसीलिए तो कंपोनेंट्स अंदर बाहर आ सकते हैं। अगर थिक होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंपोनेंट्स बाहर के बाहर ही रह जाते। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। लिविंग होती है। लिविंग क्यों, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं अंदर के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही मूवमेंट करेंगे, इसलिए उसे लिविंग कहा गया है। और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए क्योंकि सेल हम देखते हैं डिफरेंट शेप के सेल्स हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होती तो अलग अलग शेप कैसे एक्वायर कर लेते। अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मैं आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में इरेगुलर शेप कैसे नजर आ रहा है। ये जो इरेगुलर शेप है ये कैसे नजर आएगा, तो इरेगुलर शेप बनाने के लिए जो स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सपांशन से ही बनता है। तो इसे एक्सपांड होना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होनी जरूरी है। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट अगर घर के अंदर आने लगा तो, हर एक मटेरियल अगर सेल के अंदर घुसने लगा तो, अगर वो टॉक्सिक हुआ तो सेल को कुछ चीजों को बाहर रोकना जरूरी है। इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही परमिट करेगी टू एंटर इनसाइड द सेल दैट encloses the cell and separate its internal environment from the outside। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब क्या, अगर हम हमारे घर को देखें, आप जहां पर भी आप बैठे हो, आप चार दीवारों के बीच में बैठे हो, अगर समझ लीजिए कि आपके घर को कोई भी दीवार नहीं होती, बाहर का जो भी एनवायरमेंट है वो आपके अंदर के एनवायरमेंट को इंपैक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो दीवारें हैं वो आपको बाहर के एनवायरमेंट से बचा रही है, राइट। उसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, इंटरनल एनवायरमेंट और आउटर एनवायरमेंट को सेपरेट करेगी। एक बॉर्डर लाइन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से काम करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने बातों में सारे फंक्शंस याद कर लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर आने वाले कंपोनेंट्स या बाहर जाने वाले कंपोनेंट्स को रेगुलेट करने का काम करेगी, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेपरेट करेगी, इंटरनल एनवायरमेंट और आउटर एनवायरमेंट को क्या करेगी, सेपरेट कर लेगी। और क्या करेगी, वो प्रोटेक्शन का भी काम करेगी। अब सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है मतलब प्रोटेक्ट करने का उसका काम ही होगा, राइट, प्रोटेक्शन करेगी। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए एनिमल सेल्स में जो भी सेल डेवलप होती है, जो भी शेप डेवलप होती है, वो सारी की सारी शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वहां पे जनरेट होती है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा है, राइट। अगर समझ लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, क्यों है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो भी आपके ब्लड में प्रेजेंट रहने वाले रेड कलर के सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलेंगे, उस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सेल कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, रेगुलेशन, ये सारे चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगी। कोई पैथोजन अगर सेल के अंदर आ चुका है तो हमारे सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स पर, जो उन बैक्टीरियल सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन ये बेहद जरूरी है हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के लिए, राइट। चलो फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, राइट, एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी। इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप, राइट, प्रोटेक्शन भी करेगी और सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करेगी। और इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, राइट। सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन इज द मेन प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लास्ट है इट प्रोवाइड्स साइट्स फॉर सेलुलर रिएक्शंस एंड एडहेजंस, राइट। अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल में हमने पढ़ा था फिम्ब्रे नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडहेरेंस या अटैचमेंट टू द सरफेस
के लिए यूज होते हैं। उसी तरह एनिमल सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी कुछ हेयर लाइक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ आउटर एक्सटर्नल ग्रोथ प्रेजेंट रहती है, राइट, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है मूवमेंट के लिए। सो ये सारी चीजों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेहद जरूरी है। ओके, सो अब हमको कंपोनेंट स्टडी करने हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, क्या मतलब कितना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। देखो जहां पे आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके एक ऊपर की एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, मतलब दो लेयर है। इसीलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बाइलेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइलेयर, ठीक है, दो लेयर से बनती है। दो लेयर क्यों जरूरी है, क्यों दो लेयर बनाना जरूरी है? तो दो लेयर इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हमें तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। जो फॉस्फोलिपिड है वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन से बनते हैं, इसीलिए जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है वो बाइलेयर बनती है। चलो देखते हैं किस तरह से बाइलेयर बनता है। अब कंपोनेंट्स अगर हम देखें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट हम देंगे फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या है? तो फॉस्फोलिपिड्स मतलब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है दो कंपोनेंट से बनते हैं। लिपिड अगर हम देखें, लिपिड 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 किससे बनता है? लिपिड बनता है दो चीजों से। एक को हम बोलेंगे फैटी एसिड चेन और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा ग्लिसरॉल, राइट, फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। और जो ग्लिसरॉल होता है ये क्या होता है? पोलर। अब फैटी एसिड चेन हाइड्रोकार्बन की चेन, CH2 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 CH2, इस तरह की फैटी एसिड की एक लंबी चेन होती है। 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, 22 कार्बन, इस तरह से लंबी एक चेन प्रेजेंट होती है। इस तरह के दो फैटी एसिड चेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का हेड रीजन होता है और इस तरह के टेल रीजन्स होते हैं। सो ये फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। तो आपको अगर पता नहीं हो तो आपको पिछला सेशन देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स इस तरह से होते हैं, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन, दो टेल रीजन और फॉस्फेट ग्रुप उस पर अटैच होता है, ठीक है। इस तरह से फॉस्फोलिपिड एक कंपोजिशन है। दूसरा कंपोजिशन क्या होगा? उसमें प्रोटीन्स का होगा। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक को हम इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसी को हम इंटीग्रल या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। और उसके बाद आता है थर्ड पोर्शन में आता है कार्बोहाइड्रेट्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन किस परसेंट में प्रेजेंट होता है हर एक बॉडी के अंदर, राइट, मतलब कितना परसेंट होगा जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन कितना होना चाहिए। तो लिपिड का कंपोजिशन अप्रॉक्स रेट हमने निकाला है 40 to 60%, अप्रॉक्सीमेट रेट होना चाहिए, राइट। ये 40 to 60% लिपिड है, मतलब सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? लिपिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर डीप्ड है। तो ज्यादा कंपोजिशन अगर लिपिड का हो तभी वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। इसका मतलब 40 to 60% क्या होनी चाहिए? लिपिड्स। और कैसे लिपिड्स? तो फॉस्फोलिपिड्स होने चाहिए, राइट। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अगर हम देखें, 1 second आई विल शो यू। अगर हम देखें तो समझ लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा है इस तरह से लिपिड के बाइलेयर्स होते हैं। इसी लिपिड बाइलेयर के अंदर कई रीजन्स के अंदर अगर आप देखें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस होता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या है स्ट्रक्चर? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? तो कोलेस्ट्रॉल
ये क्या करता है, इट मेंटेन द फ्लूइडिटी। ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, सेल को रप्चर नहीं होने देता। इट प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन फ्रॉम रप्चर नहीं होने देता ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होने से, टेम्परेचर कम होने से या ज्यादा होने से फ्लूइडिटी में चेंज आ सकता है। तो वो चेंज, इंस्टेंट चेंज रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल भी कुछ अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोलिपिड्स मतलब हमने पिछली सेशन में पढ़ा था, लिपिड्स के ऊपर अगर कोई ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ये सारे लिपिड जो फॉर्म्स है वो 40 to 60% में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि प्रोटीन्स ये कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 40% में तो होने चाहिए। ये सेल टू सेल चेंज करते हैं, वैरी करते हैं, क्योंकि कोई सेल्स ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन का ज्यादा प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके फंक्शंस उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो 40% तक हम मान सकते हैं कि प्रोटीन का प्रेजेंस हो सकता है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो होगा प्रोटीन, राइट। यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो होंगे फॉस्फोलिपिड्स, राइट। और ये 10% में जो दिख रहा है वो कार्ब होगा, राइट। सो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का कंपोजिशन इस परसेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएगा, राइट। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे। चलो ये टेबल अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने जो भी टेबल बनाया है इसमें लिपिड का कंटेंट, प्रोटीन का कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट और उनका कोई स्पेशल फीचर हो तो वो भी पढ़ना जरूरी है। गया है इस टेबल में आपको एनिमल सेल्स में कितना लिपिड, कितना प्रोटीन और कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस टेबल में दी गई है। आपको, मुझे लगता है कि नीड के हिसाब से ये टेबल बहुत जरूरी है, तो आप ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके कारण आपके पास ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहना जरूरी है। चलो अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या होता है, किन चीजों को सेल अंदर अलाउ करेगी, किन चीजों को बाहर भेजेगी, और किस तरह से ये रेगुलेशन होगा, कितनी एनर्जी इसके लिए यूज होती है, कितनी एनर्जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं वो बिना एनर्जी के अंदर आ सकती है। ये सारी चीजें एक साथ जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सेशन से जुड़े रहना पड़ेगा। तो जुड़े रहो और जानो ये सारी जानकारी जो सेल के रेगुलेशन में बहुत काम आएगी। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारी जानकारी विस्तार से लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।